यस सर। चलिए आगे की बात करते हैं। कल हम लोगों ने मोलारिटी मोल फ्रैक्शन समझ लिया था। जल्दी से एक बार मैं फास्ट रिकैप देता हूँ, उसका हेनरी लॉ का रिकैप देता हूँ। जो बच्चे जिन्होंने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ध्यान देंगे। इशिता, व्हाट इज हेनरी लॉ? बताओगी एक बार हेनरी लॉ क्या था? So the amount of dissolved gas is proportional to partial pressure of liquid. बहुत बढ़िया। किसी भी गैस का अमाउंट जो डिसॉल्व हो रहा है, जो गैस का अमाउंट डिसॉल्व हो रहा है, वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे करता है? इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। कि जितना भी आप गैस का अमाउंट डिसॉल्व कर रहे हो वो डायरेक्टली डिपेंड करता है उस गैस के ऊपर पार्शियल प्रेशर कितना लग रहा है। एम आई क्लियर सर हम्म। ये कब पढ़ाया था आपने? ये मैंने कब पढ़ाया था? ये मैंने पढ़ाया था, जो वीडियो शेयर की थी ना मैंने कल, पुष्कर देखने के लिए कहा था, वो आपने देखी भी नहीं होगी मुझे लग रहा है। कौन सी वीडियो? अच्छा बताओ ना एक बार। कल भेजी थी पुष्कर, कोई बात नहीं, देखना फिर दोबारा लिंक शेयर कर दूंगा बेटा, नहीं मिला तो। अभी सुनो खाली। ठीक है सर। हेनरी लॉ के हिसाब से सुन लीजिए बातें नहीं आपको, मैंने सबको लिख दिया था, देखा नहीं तो इट्स ओके। हेनरी लॉ कहता है कि किसी भी गैस का जो अमाउंट डिसॉल्व हो रहा है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि आपने उस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसको सिंपल सी भाषा में देखें तो इससे फॉर्मूला निकलता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Xi, या फिर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। S इज नोन एज सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ आयंस डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुल रहा है। S को अगर डिफाइन करना है तो S इज बेसिकली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट? तो कितना सॉल्यूट आपका डिसॉल्व हो रहा है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब सॉल्युबिलिटी अगर पता हो तो सॉल्युबिलिटी को हम लोग इसको इसी फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन भी स्टडी करते हैं, और फॉर्मूला कहलाता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। और किसका मोल फ्रैक्शन होता है बच्चों? सॉल्यूट का, यानी कि जो भी सॉल्यूट घुल रहा है उस सॉल्यूट के घुलने का जो कारण है वो कारण है कि उस सॉल्यूट पर कितना प्रेशर लगाया गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये पानी में डिसॉल्व नहीं होती, जनरली नहीं होती, डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। लेकिन अगर आपने उस पर क्या लगा दिया? प्रेशर लगा दिया, और प्रेशर भी कैसा? हाई प्रेशर लगा दिया। और टेम्परेचर कैसा रखा? टेम्परेचर रखा लो। तो उस केस में CO2 गैस आसानी से वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी और ये फॉर्म कर लेगी कार्बोनिक एसिड। तो कितनी CO2 डिसॉल्व होगी ये डिपेंड करती है कि CO2 गैस के ऊपर लगने वाला प्रेशर कितना है। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे एक बच्चा है जो पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन आप चाहते हैं कि वो पढ़ाई कर ले, तो ऑब्वियस सी बात है उस बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको उसके ऊपर प्रेशर देना पड़ेगा। पापा के हाथ में चप्पल होनी चाहिए, जितनी चप्पल से बच्चे के ऊपर प्रेशर लगेगा उतनी देर तक बच्चा बैठकर पढ़ाई करेगा। एज सुन एज द प्रेशर इज रिमूव्ड, पापा चले गए, बच्चा वापस कोशिश करेगा उस कंडीशन से अपने आप को बाहर निकालने की। सेम कहानी यहाँ पे CO2 के साथ होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल्स होती है वो सील्ड पैक होती है, वो ढक्कन लगी हुई होती है, क्योंकि उस CO2 को डिसॉल्व करने के लिए आपने हाई प्रेशर लगाया है। और जैसे ही आप प्रेशर हटाएंगे यानी ढक्कन को आप अनस्क्रू कर देंगे तो जो गैस घुली हुई है वो धीरे धीरे एस्केप करना शुरू कर देती है। ये बात किसने बताई? हेनरी ने बताई। तो हेनरी से जो फॉर्मूला निकल के आया वो फॉर्मूला हो गया P इज प्रोपोर्शनल टू Xi, और जैसे ही हटेगा प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं KH, एंड KH स्टैंड्स फॉर हेनरी लॉ कांस्टेंट। P इज इक्वल्स टू KH Xi, where P is the partial pressure and Xi is the mole fraction। यही फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होता है? P is equals to KHS, where S is the solubility। आई होप समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वो मैंने लिंक शेयर किया, दोबारा देखना उसको।
इसके तुरंत बाद जो मेजर चीज आती है वो आती है बच्चों कि आपके हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं। मैंने बताया पहली एप्लीकेशन जो है हेनरी लॉ की वो आपके सामने है, जिसको हमने कह दिया कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कौन सी ड्रिंक? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। और क्या होती है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स? आप जानते हैं कोल्ड ड्रिंक को बोलते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक, बेवरेजेस को बोलते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। व्हाट इज बेवरेजेस? शैंपेन और जितनी भी ये ड्रिंक्स होती हैं, बियर होती है, सारी की सारी क्या है, ये आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, बिकॉज इन सब में CO2 गैस को डिसॉल्व किया गया है हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे। एक बात जो याद करनी है आप लोगों ने अच्छे से और भूलनी नहीं है, वो ये है कि इस हेनरी लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कुछ का लिमिटेशन ये है कि जो आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, प्रेशर ऐसा ना हो कि आप प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई कर दो। प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। और जो टेम्परेचर है इट शुड नॉट बी टू लो, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। ठीक है? क्यों? अगर प्रेशर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, जो गैस है वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगी, और टेम्परेचर अगर आपने बहुत कम रख दिया तो भी गैस के जमने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इसकी लिमिट क्या है कि प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई और टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो। तो पहली एप्लीकेशन आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है। दूसरी एप्लीकेशन याद रखिएगा स्कूबा डाइवर्स। ऐश्वर्या, व्हाट इज स्कूबा डाइवर एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन इन स्कूबा डाइवर अकॉर्डिंग टू हेनरी? ऐश्वर्या? सर, जब O2 N2 और हीलियम सिलेंडर्स में होता है और N2 ब्लड में डिसॉल्व नहीं होता है, क्योंकि सही बोल रही हो? तो N2 ब्लड में डिसॉल्व नहीं होता क्योंकि हीलियम क्या करता है, हमको याद नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो पानी में, ओशन में डेप्थ में जाते हैं, उनके पीछे उनका फंक्शन क्या होता है याद रख लीजिएगा। उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं। इनिशियली जब ये ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं ना बच्चों, तो क्या होता है कि जैसे जैसे ये पानी में तैर रहे होते हैं तो क्या होता है कि तैरते तैरते नीचे डेप्थ में जो ऑक्सीजन गैस है इसके ऊपर क्या लगता है, डेप्थ के अंदर प्रेशर लगता है। जब प्रेशर लगता है तो याद रखिएगा प्रेशर से जो ऑक्सीजन गैस है वो सॉलिडिफाई, लिक्विफाई होना शुरू हो जाती है। और अगर ऑक्सीजन गैस लिक्विफाई हो गई तो आप मुझे बताइए क्या दिक्कत आने वाली है। अगर ऑक्सीजन गैस लिक्विफाई हो गई तो क्या हम ऑक्सीजन गैस को लिक्विड फॉर्म में लेते हैं या गैस फॉर्म में लेते हैं? सर उसकी सांस लेनी क्या? तो O2 गैस को लिक्विफाई करके हमारे किसी काम की नहीं है, तो हमने क्या किया, इसी सिलेंडर में इन्होंने क्या किया, O2 के साथ N2 गैस डाल दी। अब N2 गैस का फंक्शन समझ लेना। N2 गैस O2 गैस को लिक्विफाई नहीं होने देती डेप्थ में जाने के बाद भी, यानी कि आपके पास अब क्या मौजूद है, आपके पास मौजूद है O2 प्लस N2, और O2 को कौन लिक्विफाई नहीं होने दे रही, N2 लिक्विफाई नहीं होने दे रही, और N2 हमारे लिए नुकसानदायक गैस नहीं है। ठीक है? और जनरली N2 हमारी बॉडी में डिसॉल्व भी नहीं होती। लेकिन हुआ क्या बच्चों, जैसे जैसे आप डेप्थ में चले गए तो ये जो N2 थी ये O2 के साथ चुपचाप बॉडी में डिसॉल्व हो गई। अगर डिसॉल्व हो गई तो कोई उस समय नुकसान नहीं पहुंचाया उसने, क्योंकि O2 से कोई जहरीली गैस तो है नहीं, तो उस समय उस पर्सन को कोई पता नहीं चल रहा था कि O2 के साथ बॉडी में N2 भी जा चुकी है। लेकिन ये N2 कब डिसॉल्व हुई? N2 डिसॉल्व हुई बच्चों हाई प्रेशर पे। अब क्या हुआ, स्कूबा डाइवर जिंदगी भर तो नीचे रहेगा नहीं, उसे वापस आना है ऊपर। तो जब वो वापस ऊपर आने की कोशिश करता है तो उस समय ये जो N2 गैस थी जो कि ब्लड में घुली थी, और कब घुली थी, हाई प्रेशर पे। कब घुली थी बच्चों? हाई प्रेशर पे। अब वो N2 गैस उसके अंदर से, उसकी बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, लेकिन ये कहाँ घुल चुकी है, N2 डिसॉल्व हो चुकी है ब्लड के अंदर। N2 डिसॉल्व किस में हो गई, ब्लड में। अब ब्लड में कोई चीज घुल जाए तो उसे बाहर निकालना टफ होता है बच्चों, और इसीलिए उस बंदे को बहुत ज्यादा दर्द होती है, और उस बीमारी को हम लोग, इस डिजीज को नाम देते हैं बेंड। और ये बेंड्स क्यों बनते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि जो गैस है वो कहाँ पर डिसॉल्व हो चुकी है, याद रखिए वो जो गैस है वो ब्लड में डिसॉल्व हो चुकी है। एम आई क्लियर?
ये बात समझ आई, हाँ या ना? जल्दी बताइए। इज इट क्लियर टू एवरीवन जितना मैंने पढ़ाया अभी तक? ऐश्वर्या, शाहिद, आर्यन, अश्विन, ध्रुव, हु इज दिस आईफोन? Yes, एक sir. बारी और रिपीट कर दीजिए, समझ नहीं आया। ये आईफोन किसका है? एक्सक्यूज मी सर। या सर पुष्कर है, पुष्कर। अच्छा ठीक है, नहीं सर, मेरा तो पुष्कर का नाम सही है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप सभी ध्यान दीजिएगा। यदि रिपीट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे 2-3 चीजें हो रही हैं बच्चों। एक तो आपने ऑक्सीजन गैस ली, ऑक्सीजन गैस लेने के साथ साथ ऑक्सीजन नीचे डेप्थ में तो जाकर डिसॉल्व हो रहा था, लेकिन जैसे ही आप नीचे पहुंचे, ठीक है ना, आप जैसे ही नीचे पहुंच रहे हैं, नीचे पहुंचते पहुंचते आपकी जो ऑक्सीजन गैस है वो धीरे धीरे क्या हो गई, वो लिक्विफाई हो गई। मेरी बात समझ आ रही है? वो धीरे धीरे क्या हो गई, लिक्विफाई हो गई। क्यों? क्योंकि डेप्थ में जाकर, हाई प्रेशर पे जाके ऑक्सीजन गैस प्रेशर की वजह से लिक्विफाई हो जाती है। एम आई क्लियर? और अगर वो लिक्विफाई हो गई तो हमारे किसी काम की नहीं है, वो हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं रही। तो अब क्या हुआ कि अब ऑक्सीजन गैस लिक्विफाई ना हो, और ऑक्सीजन गैस लिक्विफाई ना हो इसके लिए हमने क्या किया, सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ N2 गैस भी डाल दी। N2 गैस का फंक्शन सिर्फ यहाँ पे इतना था कि इसे ऑक्सीजन को लिक्विफाई होने से प्रिवेंट करना था, जो उसने बखूबी किया। उसने ऑक्सीजन गैस को लिक्विफाई नहीं होने दिया। लेकिन N2 को हमने ये नहीं कहा था कि तुम ब्लड में डिसॉल्व हो जाना, और N2 जनरली नॉर्मल कंडीशन पे डिसॉल्व होती भी नहीं है। ये हमने सोचा था कि N2 डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन जब वो डाइवर नीचे पहुंचा, डेप्थ में पहुंचा, तो हाई प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन के साथ साथ चुपचाप नाइट्रोजन भी डिसॉल्व हो गई। और अगर नाइट्रोजन डिसॉल्व हो गई बच्चों, तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन जो है ये ब्लड में चली गई। अब जब वो पर्सन वापस डेप्थ से ऊपर सरफेस पर आने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, जैसे वो सरफेस पर आने की कोशिश करेगा तो ये जो N2 गैस ब्लड में डिसॉल्व हुई थी, ये बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। लेकिन ये कहाँ घुली हुई है? ये तो ब्लड में घुल गई है। और कोई चीज जो ब्लड में घुल जाती है, उसे बाहर निकलने के लिए ऑब्वियस ये बात है, वेन्स या आर्टरीज में से ही बाहर निकलना पड़ेगा, और वो बबल्स बनाएगी उसके अंदर, वेन्स के अंदर, जिसकी वजह से खून ना आगे ना पीछे ट्रैवल करेगा, और उस इंसान को बहुत दर्द महसूस होगा, इवन लकवा भी मार सकता है। तो इस बीमारी को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? बेंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब ये N2 वाला कंसेप्ट है तो जरूरी तो है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि N2 भी डिसॉल्व ना हो। इसके लिए हमने क्या किया बच्चों, अब इस सिलेंडर में एक चीज और डाली गई, N2 के साथ इसमें डाला गया हीलियम। अब हीलियम का फंक्शन याद रख लेना, हीलियम नाइट्रोजन को किसी भी प्रेशर पर बॉडी में डिसॉल्व नहीं होने देता, और N2 ऑक्सीजन को किसी भी तरीके से किसी भी प्रेशर पर लिक्विफाई नहीं होने देता। एम आई क्लियर? सही है? तो ये बात हमें ध्यान रखना है कि हमें इस समय जो सिलेंडर दिया जाए, उस सिलेंडर के अंदर मिक्सचर हो किसका? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हीलियम का। कोई पूछे इसमें मेजर हमारे लिए काम की कौन है? आंसर है काम की तो हमारे लिए ऑक्सीजन ही है, क्योंकि ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं। तो N2 क्यों डाला? N2 इसलिए डाला ताकि N2 ऑक्सीजन को लिक्विफाई ना होने दे। तो फिर N2 के साथ हीलियम क्यों डाली गई? हीलियम इसलिए डाली गई क्योंकि हीलियम नाइट्रोजन को किसी भी प्रेशर पे बॉडी के अंदर ब्लड में डिसॉल्व होने नहीं देती, और हीलियम तो इनर्ट है, वो किसी भी प्रेशर पे किसी भी कंडीशन में डिसॉल्व होने वाली नहीं है। इसीलिए स्कूबा डाइवर के अंदर, स्कूबा डाइवर के सिलेंडर्स में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम डाला जाता है। इसकी थर्ड एप्लीकेशन पे आते हैं। आई होप दिस एप्लीकेशन इज क्लियर टू ऑल। इसकी थर्ड एप्लीकेशन और भी आसान है, जिसको हम लोग बोलते हैं माउंटेन क्लाइंबर्स। माउंटेन क्लाइंबर का कंसेप्ट समझ लीजिएगा, आसान कंसेप्ट है। जैसे जैसे आप पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं, तो पहाड़ी पर चढ़ने पर आप जानते हैं कि ऊपर जो है प्रेशर कैसा है? प्रेशर लो है। अगर प्रेशर लो है तो ऑब्वियस सी बात है, जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है, वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी कैसा हो गया आपके पास? लो हो गया। तो जो आदमी ऊपर ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा है, जाने की कोशिश कर रहा है, उसे क्या कैरी करना जरूरी है अपने साथ? ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना जरूरी है। क्यों? अगर वो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी नहीं करेगा, तो जब वो हाइट पर पहुंचेगा, तो हाइट पर प्रेशर कैसा है? प्रेशर लो है। अगर प्रेशर लो है तो ऑक्सीजन लेवल भी कैसा है? ये भी लो है। अगर ऑक्सीजन लेवल भी लो है तो इस आदमी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और इस आदमी का जो ब्रेन है, वो ब्रेन कैसा हो जाएगा? वो अनकॉन्शियस हो जाएगा।
और इसी अनकॉन्शियसनेस को बच्चों कहते हैं बीमारी, जिसका नाम होता है एनॉक्सिया। क्या कहते हैं इसको? एनॉक्सिया। और एनॉक्सिया जो होती है ये माउंटेन क्लाइंबर्स को होती है, वो अनकॉन्शियस सा फील करते हैं, डिजी फील करते हैं, इसीलिए उनको ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ऊपर चढ़ने के लिए कहा जाता है। एम आई क्लियर टू ऑल? प्लीज रेज योर हैंड टू कंफर्म। समीर को समझ आ गया? बाकी लोग कंफर्म करें। वेरी गुड। शाहिद, ऐश्वर्या, ध्रुव, पुष्कर, प्लीज रेज योर हैंड। निश्चल, पुष्कर, राका, तिशा, वैभव, विनायक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा हेनरी लॉ के बाद एक नया और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो सभी के लिए नया है, जिसको हम लोग बच्चों बोलते हैं राउट्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? राउट्स लॉ। बड़े ध्यान से समझना है इसको। कोई इश्यू हो तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा मैसेज करके चैट बॉक्स में, या फिर अपना हैंड रेज करके। ठीक है, अब देखिए राउट्स लॉ है क्या। राउट्स लॉ बेसिकली जो आपने क्लास 11th में डेल्टन्स लॉ पढ़ा होगा, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, एग्जैक्टली उसी की तरह ही है आपका राउट्स लॉ। डेल्टन लॉ को पहले मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं, उससे फिर राउट्स लॉ समझ आ जाएगा, या डायरेक्टली राउट्स लॉ भी समझ सकते हो। इसमें करना क्या है या कहना क्या है बच्चों, वो ध्यान दीजिएगा। आपके पास एक कंटेनर है, मान लीजिए एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में ए गैस मौजूद है। अब ऑब्वियस सी बात है, इस कंटेनर में अगर ए गैस है तो नंबर ऑफ मोल सिर्फ एक के ही होंगे, और अगर सिर्फ एक ही तरह की गैस है तो इस कंटेनर का जो प्रेशर होगा वो पूरी तरीके से लगाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ए ही रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए मैंने इसको नाम दिया पी नॉट ए, जहां पे पी नॉट ए रिप्रेजेंट कर रहा है प्योर प्रेशर ए का। यानी कि इस कंटेनर में मेरे पास दो ही चीजें होंगी, नंबर ऑफ मोल्स होंगे ए के, और प्योर प्रेशर होगा ए का। इसके साथ एक और कंटेनर ले लिया मैंने। इस कंटेनर में बच्चों मैंने क्या किया? एक और गैस ले ली। यहाँ पर प्रेजेंट है बी गैस, तो ऑब्वियस ही बात है इस कंटेनर में बी के नंबर ऑफ मोल्स होंगे और बी का प्योर प्रेशर होगा। ओके, अब क्या किया, इन दोनों कंटेनर को आपने एक बड़े कंटेनर में डाल दिया। अब इस कंटेनर में आपके पास ए भी है और इस कंटेनर में आपके पास बी भी है। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, इसमें Na है, करेक्ट, इसमें Nb है, करेक्ट, लेकिन क्या इस पूरे कंटेनर का प्रेशर सिर्फ एक ही वजह से है? नो, इस पूरे कंटेनर का प्रेशर सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से नहीं है। क्या इस पूरे कंटेनर का प्रेशर बी की वजह से है? इसका आंसर है नो, इस पूरे कंटेनर का प्रेशर बी की वजह से भी नहीं है। तो फिर यस इशिता, यू वांट टू आस्क समथिंग? एक सेकेंड रुको, मैं, हाँ बेटा बोलो, क्या पूछना चाह रही हो? बस हैंड रेज। अच्छा ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि ए और बी दो चीजें इस कंटेनर में मौजूद हैं, जो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए इस कंटेनर का टोटल प्रेशर, तो ऑब्वियस ही बात है, बेसिक सिंपल साइंस कहती है कि जो टोटल प्रेशर है वो बेसिकली ए के प्रेशर और बी के प्रेशर के सम के बराबर है। इसका मतलब मैं ये कह दूं कि ए टोटल प्रेशर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या लगाने वाला है? पार्शियल प्रेशर। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? पार्शियल प्रेशर वाली बात कितने लोगों को समझ आई? जैसे मान लीजिए, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यस रक्षित, यू वांट टू से समथिंग? चलिए एक बार फिर समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि, हाँ रक्षित बोलो। कुछ नहीं, गलती से हो गया था। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी जिसमें ऐश्वर्या और इशिता ने मिलकर पार्टी ऑर्गेनाइज करी। ऐश्वर्या ने उसमें 60,000 रुपीज डाले और इशिता ने उसमें 40,000 रुपए डाले, 1 लाख रुपया हो गया। अब किसी ने पूछा कि ये जो टोटल पार्टी ऑर्गेनाइज की है, क्या ये ऐश्वर्या ने की है? तो आंसर होगा नो। क्या ये इशिता ने ऑर्गेनाइज की है? आंसर होगा नो। तो इसका मतलब ये पार्टी ऑर्गेनाइज किसने की है? तो हम बोलेंगे इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने की पार्शियल जिम्मेदारी इशिता की है और पार्शियल जिम्मेदारी ऐश्वर्या की है। तो कोई कहेगा क्या इसमें प्योरली ऐश्वर्या ने पार्टिसिपेट नहीं किया? आंसर है नो। क्या प्योरली इशिता ने पार्टिसिपेट नहीं किया? आंसर है नो। इसका मतलब दोनों का शेयर इस्तेमाल हुआ है। दोनों क्या इस्तेमाल हुआ? शेयर। और जब भी शेयर आता है ना बच्चों,
आप किसी के रेस्पेक्ट में, किसी टोटल के रेस्पेक्ट में आपका कुछ हिस्सा काउंट हो रहा होता है, तो हमेशा आपका प्रेशर प्योर प्रेशर काउंट नहीं होता, दैट वुड ऑलवेज बी काउंटेड एज पार्शियल प्रेशर। ये बात कितने लोगों को समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड वंस अगर ये बात आप लोग को समझ आ गई। अश्वित को क्लियर है, रिद्धि को क्लियर है, आर्यन, क्रिश वेरी गुड, बसंत को क्लियर हो गया, शाहिद, ऐश्वर्या, ध्रुव, इशिता, निश्चल, रक्षित, विनायक। तो लास्ट पार्ट समझ नहीं आया मेरे मेरे को, बेटे मेरे को मैंने आवाज नहीं कहा, फिर आती। से रिपीट करता हूँ, मैंने कहा, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा अभी तक मान लो इस केस की बात करता हूँ, अगर मैं ए का प्रेशर की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है दिस प्रेशर वुड बी कंसीडर्ड एज प्योर प्रेशर। व्हाई प्योर प्रेशर? बिकॉज वी हैव ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट, दैट इज Na। तो जितना भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो ए के पार्टिकल्स की वजह से हो रहा है। इस कंटेनर का प्रेशर करूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा P0B, और ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ NB पर। लेकिन इस केस में बच्चों ये है टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर इक्वल होता है, ध्यान रखिएगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के। इन दोनों का जब मैं सम करता हूं तो सम करने पर निकल कर आता है मेरा टोटल प्रेशर। एम आई क्लियर टू ऑल? अब किसी ने पूछा सर पार्शियल प्रेशर समझाइए, समझ नहीं आया, पार्शियल प्रेशर क्या चीज होती है? देखो ए का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे आप? ए का पार्शियल प्रेशर होगा, देखो एक खुद अगर मैं बात करूं विराट कोहली की, तो विराट कोहली क्या कर सकता है? विराट कोहली बैटिंग कर सकता है। ऐसे ही ए क्या कर सकता है? ए तो अपना प्रेशर लगा सकता है, जो हमने क्या कह दिया, P0A। तो ये पार्शियल कैसे बन गया? ये प्योर प्रेशर पार्शियल कैसे बन गया? ये प्योर प्रेशर पार्शियल तब कहलाता है जब हम उस पर्टिकुलर पार्टिकल के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टोटल के, यानी कि टोटल के रिस्पेक्ट में इस पर्टिकुलर ए का कितना पार्ट काउंट हो रहा है, और पार्ट किसकी हेल्प से निकलता है? मोल फ्रैक्शन की हेल्प से। तो अगर मैं बोल रहा हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, इट इज सिंपली इक्वल टू P0A इंटू xA। अगर मैं बोल रहा हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, इट इज सिंपली इक्वल टू P0B इंटू xB। मेरी बात समझ आ रही है? ये मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? हर एक पार्टिकल क्या एक्सर्ट करेगा, याद रखिएगा, हर पार्टिकल एक्सर्ट तो प्योर प्रेशर ही करेगा, लेकिन वो प्योर प्रेशर पार्शियल कैसे बन जाएगा? वो प्योर प्रेशर पार्शियल तब बन जाएगा जब प्योर प्रेशर को मल्टीप्लाई करेंगे मोल फ्रैक्शन से। आप बोलो सर जरूरत ही क्या है मोल फ्रैक्शन निकालने की जब नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं? बेटा बिल्कुल जरूरत इसलिए हो गई इसके अंदर क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल नहीं है, यहाँ पे एक से ज्यादा पार्टिकल है। जब भी किसी भी सिस्टम में, याद रखना, किसी भी सिस्टम में एक से ज्यादा पार्टिकल होते हैं उस समय मोल्स काउंट नहीं होते, मोल फ्रैक्शन काउंट होता है। यानी कि जो भी आपका दिया या लिया जा रहा है प्रेशर, वो विद रिस्पेक्ट टू टोटल कितना है। और जब आप विद रिस्पेक्ट टू टोटल कर रहे हो तो अब आप प्योर नहीं रहे, अब आप क्या बन गए? पार्शियल बन गए। नाउ आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। जल्दी बोलो क्लियर है तो प्लीज रेज योर हैंड अगर ये क्लियर है तो। गुड, समझ आ गया सभी बच्चों को? ध्रुव, निश्चल, राका, तिशा, वैभव, विनायक, बच्चों हैंड रेज किया करो, मुझे चलता है पता उससे कि आप लोग को समझ आया है नहीं आया। समीर, इज इट क्लियर बेटे? यस सर। ठीक है, अब सुनिए आगे की बात। अब ये क्वेश्चन हमारा फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला निकल कर आया आपका P टोटल इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B, और PA को मैंने लिख दिया P0A xA और PB को लिख दिया P0B xB। एम आई क्लियर? P0A xA प्लस P0B xB। अब आप नोटिस कीजिए बच्चों, हमने कल पढ़ा था xA और xB का सम कितना होता है? जल्दी बोलो। 1। तो आप मुझे बताओ व्हाट इज xA? 1 माइनस xB। तो देखो इस पूरे फॉर्मूले को मैं एक ही अननोन वेरिएबल की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर दूंगा। ये बन जाएगा P0A और xA बन जाएगा आपका 1 माइनस xB प्लस ये हो गया आपका P0B xB। सही है? इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया P0A
माइनस पी नॉट ए जाई बी प्लस ये क्या आ गया पी नॉट बी जाई बी। एम आई क्लियर? अब इसमें कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या लेंगे आप बताइए, व्हाट इज कॉमन इन बोथ दिस थिंग्स? अरे साफ साफ दिख रहा है बच्चों, जाई बी कॉमन है, तो बताइए फॉर्मूला क्या बना, पी नॉट ए प्लस जाई बी कॉमन ले लिया, द आंसर कम्स आउट टू बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। कितने लोग को ये पूरी बात समझ आ गई? दिस इज योर पी टोटल, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस जाई बी इनटू ब्रैकेट में क्या आ रहा है पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। इज दिस फॉर्मूला क्लियर टू एवरीवन? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली इफ इट इज क्लियर टू यू। गुड गुड, जल्दी से किया करो ताकि टाइम वेस्ट ना हो। शाबाश। निश्चल, ध्रुव, समीर, तिशा, वैभव, वसंत, विनायक, बेटे क्लियर है? यस सर। ओके, अब आगे सुनिए। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, जो आप में से किसी ने नहीं पूछा, मैं पूछता हूं आप लोगों से। अभी तक ये जो कहानी हम पढ़ रहे थे, हम ये मान के चल रहे हैं कि ए भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा और बी भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, है ना? ये दोनों ही प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अब सॉल्यूशन के अंदर देखें तो दो चीजें कौन कौन सी है, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। ठीक है बच्चों, मान लो सॉल्यूट भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी प्रेशर काउंट होगा, पी सॉल्यूट भी काउंट होगा। और मैं कहता हूं सॉल्वेंट भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो इसका भी प्रेशर काउंट होगा। तो इस केस में पी टोटल इज सिंपली इक्वल टू प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। कितने लोग ये बात से सहमत है कि जो पी टोटल आएगा दैट वुड बी सिंपली इक्वल टू प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, बिकॉज both of them would exert the pressure and the total pressure would be calculated by adding their partial pressure. Am I clear to everyone? Kindly raise your hand. Good. Up now I am just changing the condition and I am saying that only A is non-volatile. बच्चों याद रखना, volatile means which can vaporize and non-volatile which cannot vaporize, जो उड़ ना सके वो नॉन वॉलेटाइल है। यानी कि मैं मान के चल रहा हूं कि सॉल्यूट जो है आपका वो नॉन वॉलेटाइल है और जो बी सॉल्वेंट है वो आपका वॉलेटाइल है। तो इस केस में मेरे बच्चों आप मुझे बताइए कि जो पी टोटल निकाला जाएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा और क्यों? बोलो जल्दी से। इस केस में पी टोटल किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्यूट पे। गलत। सॉल्यूट पे कैसे कर जाएगा? सॉल्यूट तो प्रेशर ही एक्सर्ट नहीं कर रहा बेटा। ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा। पी टोटल वुड बी सिंपली इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, दैट इज पी टोटल इज इक्वल। बोलो 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 ऐश्वर्या। सर लेकिन वॉलेटाइल है तो वो कैसे प्रेशर एक्सर्ट करेगा? अच्छा, वेरी गुड वेरी नाइस क्वेश्चन। आप बेटा कंटेनर में हो, कंटेनर की वॉल पर प्रेशर कैसे एक्सर्ट करते हैं? जो पार्टिकल उड़ते हैं वही तो दीवारों से टक्कर मारते हैं और जो टक्कर मारते हैं वही तो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं बेटा। ओके, सो मैं ओपन कंटेनर के हिसाब से सोच रही हूँ। बात समझ आ गई ऐश्वर्या? यस सर। सभी को क्लियर है ये कहानी? तो यहाँ पे दो रूल निकल के आ गए, राउट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट, राउट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड राउट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल। तो दोनों का फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो गया। इसका पीटी बराबर है पीए प्लस पीबी के और इसका पीटी बराबर है सिर्फ और सिर्फ पीबी के, जो कि वॉलेटाइल है, जो कि क्या है? वॉलेटाइल। और यहाँ पे खाली सॉल्वेंट वॉलेटाइल है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूट भी वॉलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल है, बोथ आर वॉलेटाइल। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए, स्टोरी क्लियर है? स्टोरी इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। गुड गुड। अब यहाँ पर एक हमारा नया कंसेप्ट शुरू होता है राउट्स लॉ के ऊपर ही, जो राउट्स लॉ को फॉलो करे। जैसे आपको याद होगा क्लास 10th में आपने पढ़ा था ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ के तुरंत बाद आपने पढ़ा था जो फॉलो करे ओम्स लॉ वो होते हैं ओहमिक कंडक्टर।
और जो ना फॉलो करे ओम्स लॉ वो कहलाते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर। याद है? Yes. सेम कहानी। यहाँ पर दो तरह के आप लोग अब सॉल्यूशंस पढ़ने वाले हो। कौन से सॉल्यूशंस हैं बच्चों? जो दो तरह के सॉल्यूशंस हैं उसमें पहला आता है आइडियल सॉल्यूशन। कौन सी सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन। और एक सॉल्यूशन है आपकी नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कौन सी? पहली कौन सी है? आइडियल सॉल्यूशन। दूसरी कौन सी है आपकी? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल, जनरली आइडियल भगवान के लिए बोला जाता है, लेकिन ये कह रहा सॉल्यूशन आइडियल है। अच्छा, तो पहली चीज ये आइडियल क्यों बनी? क्योंकि जरूर इसने मस्का मारा होगा। तो इसने क्या मस्का मारा? सॉल्यूशन विच ओबे, सॉल्यूशन विच ओबे राउट्स लॉ। जो राउट्स लॉ को ओबे करता है इन एवरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे, विच डू नॉट ओबे, जो कहता है ऐसा असल में पॉसिबल नहीं होता। विच डू नॉट ओबे राउट्स लॉ, उसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल ने तो कुछ ज्यादा हद कर रखी है, कुछ ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेडली परफेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। ये कहता है कि आइडियल सॉल्यूशंस वो होती हैं जिन सॉल्यूशन की डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम 0, डेल्टा एच रिएक्शन के अंदर एंथैल्पी में बदलाव 0। ये कहता है जो पी टोटल है यानी कि सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है वो बराबर है पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट के। और तो और वो कहता है उतना ही प्रेशर आपका सॉल्वेंट भी लगा रहा होता है, यानी जितना प्रेशर सॉल्यूट का है उतना प्रेशर सॉल्वेंट का है, और इनका प्रेशर पी टोटल जैसा ही है। यानी सब कुछ जो है मिलते हुए भी कुछ नहीं मिले। यानी कि मतलब क्या समझाता हूं आपको मैं, डेल्टा वी 0, पहली बात तो आपको हजम नहीं हो रही होगी बात डेल्टा वी 0। क्यों? डेल्टा वी क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। आप खुद सोचिए, हम एक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और सॉल्यूशन बनती कैसे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिला के बनती है। आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला तो ऑब्वियस सी बात है पुराने बॉन्ड टूटे होंगे, नए बॉन्ड बने होंगे, पुरानी ओवरलैपिंग खत्म हुई होगी, नई ओवरलैपिंग बनी होगी। तो ऑब्वियस ही बात है रिजल्टिंग वॉल्यूम में बदलाव तो आया होगा। और अगर रिजल्टिंग वॉल्यूम में बदलाव आया होगा तो फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम में भी बदलाव आया होगा। तो जब बदलाव है तो डेल्टा मतलब क्या होता है? बदलाव। ये कह रहा है डेल्टा वी की वैल्यू 0, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दूसरी जो बात हजम नहीं होती वो है डेल्टा एच इक्वल टू 0। ये क्या होती है आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार दोबारा से रिज्वाइन करूँ सभी लोग।